जैसा आप सब जानते हैं, अपन ने पहले का फर्स्ट चैप्टर के अंदर जो अपन चैप्टर का नाम था इलेक्ट्रिक फील्ड, उसमें अपन ने कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तक स्टडी कर ली थी। नाउ आई विल स्टडी अबाउट द इलेक्ट्रिक डाइपोल। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अकॉर्डिंग टू बोर्ड क्वेश्चंस। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठाकर देखेंगे तो पिछले 10 साल में कम से कम 2 या 3 बार ये क्वेश्चन एक नंबर में पूछा गया है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। अब ये इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है, ऐसा नहीं अपन इसे फिजिक्स में पढ़ते हैं, अपन डाइपोल जो है वो केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं। हो सकता है आपने 11th क्लास में केमिस्ट्री में पढ़ भी लिया हो, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस नजरिए से कि इसमें से भी क्वेश्चन आता है। और बेटा इसी के ऊपर डिपेंड 2 डेरिवेशन भी है बड़ी बड़ी, जो 4 नंबर के आपके क्वेश्चन में आती हैं। तो नाउ मैं सबसे पहले आपको ये बताऊं कि ये इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, इसकी मीनिंग क्या है, ये चीजें अपन इसके बारे में स्टडी करें। तो बेटा जैसे आपके यहाँ एक वर्ड लग रहा है इलेक्ट्रिक, दिख रहा है ये वर्ड सबको। इलेक्ट्रिक मतलब साफ साफ हमें समझ में आता है कि ये एक ऐसी कोई प्रॉपर्टी होगी या ऐसी कोई फिजिकल क्वांटिटी होगी जो चार्ज पर डिपेंड करती होगी, क्योंकि अपन ने चैप्टर के शुरुआत में पढ़ लिया कि चार्ज से जो चार्ज है उसकी मेन अपन फंडामेंटल इलेक्ट्रॉन मानते हैं, और उससे जो क्वांटिटी अपन मानते हैं, जैसे एमर्सन इन सारी चीज़ों का अपन नामकरण किए थे, तो वो इलेक्ट्रिक जो वर्ड है ये साफ शो करता है कि चार्ज पर डिपेंडेंट क्वांटिटी है। यहाँ क्या लिखा हुआ है बेटा, आप देखें डाइपोल, दैट इज डाइपोल। ये डाइपोल क्या होता है इसको समझे सबसे पहले। तो सबसे मेन बात जो मैं आपको बता रहा हूँ, हम यहाँ पोल शब्द लगा रहे हैं और पोल के साथ डाई लगा रहे हैं। तो इस डाई का मतलब क्या होता है, पोल मतलब हिंदी में ध्रुव बोलते हैं, किनारे जो होते हैं, और डाई क्या है यहाँ पे 2। तो डाइपोल जो वर्ड बना है वो इसलिए बना है कि यहाँ हमारे पास 2 चार्ज होंगे। और बेटा एक जनरल सी बात आपको समझा रहा हूँ, पोल वर्ड लग गया, डाई आगे लगा हुआ है, मतलब आपके पास यहाँ 2 चार्ज है। और पोल तभी लगता है जब उनके पास दोनों चार्जों के पास मैग्नीट्यूड इक्वल हो और कुछ डिस्टेंस पर वो अरेंज्ड हो, तो हम यहाँ पे डाइपोल शब्द लगाते हैं। यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल जो आपका लगा, तो साफ साफ मतलब समझ में, इलेक्ट्रिक का मतलब चार्ज है, तो यहाँ पे चार्ज होने चाहिए हमारे पास। कितने चार्ज होने चाहिए, कम से कम 2 चार्ज होने चाहिए, यानी 2 पॉइंट ऐसे होने चाहिए जिनके पास दोनों के पास चार्ज हो। और जो 2 पॉइंट जिनके पास चार्ज है, वो दोनों पॉइंटों पर जो चार्ज है उस चार्ज का मैग्नीट्यूड भी इक्वल होना चाहिए, और उस चार्ज दोनों चार्जों के बीच की कुछ सेपरेशन डिस्टेंस होनी चाहिए, उनके बीच में एक फिक्स डिस्टेंस होनी चाहिए। हम ये मानकर चलेंगे यहाँ पे, तो हम उन शब्दों के लिए क्या लगा देते हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसके लिए मैं सबसे पहले आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अपन ने 11th क्लास में पढ़ा है कि जैसे मेरे पास बेटा ये एक ऑब्जेक्ट है, ये चौक है। इस चौक, हमें पता है ये चौक बहुत सारे मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है। हम ये जानते हैं कि इसके छोटे छोटे टुकड़े कर दो, हर टुकड़े का अपना इंडिविजुअल मास होगा। बट अगर मैं बात करूं तो हमने 11th क्लास में पढ़ा है कि इस ऑब्जेक्ट का कंप्लीट मास एक पॉइंट पर कंसंट्रेट होता है, हम उसे क्या बोलते हैं, इसका सेंटर ऑफ मास। बेटा इसी टाइप से जो बॉडी चार्ज रखती है, और चार्ज भी उनके पास 2 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज भी होता है और नेगेटिव चार्ज भी होता है। तो जो बॉडी चार्ज रखती है उनका टोटल चार्ज भी किसी पॉइंट पर कंसंट्रेट होता है, एक फिक्स पॉइंट पर पूरा चार्ज उसका कंसंट्रेट होता है, हम उसे बोलते हैं सेंटर ऑफ चार्ज। अब बेटा चूंकि ऑब्जेक्ट के पास 2 टाइप के चार्ज होते हैं, हमने पढ़ा है ऑब्जेक्ट में प्रोटॉन्स भी होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। तो हम एक बात समझे यहाँ पे, मैं आपको एटम से समझाता हूँ। हमने एटम की स्ट्रक्चर पढ़ी हुई है। एटम के अंदर क्या होता है बेटा, एटम के अंदर बीच में उसके सेंटर पर न्यूक्लियाई होता है। उस न्यूक्लियाई में 2 टाइप के पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। उसके चारों तरफ जो ऑर्बिट्स हैं, जैसे ये फर्स्ट ऑर्बिट है, सेकेंड ऑर्बिट है, बेटा ऐसे बहुत सारे उसके ऑर्बिट्स होते हैं। इन ऑर्बिट्स में हमें पता है इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, इस तरीके से इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, ये बात हम जानते हैं। अब बेटा इसका जो ये सेंटर है न्यूक्लियाई, इसके अंदर प्रोटॉन है। प्रोटॉन का मतलब क्या है, इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है, यानी इसके पूरे पॉजिटिव चार्ज का सेंटर यहाँ है। सपोज दैट इसका टोटल जो सेंटर है पॉजिटिव चार्ज का वो यहाँ है।
अब इसका नेगेटिव चार्ज देखो कहाँ कहाँ बिखरा हुआ है, यहाँ भी नेगेटिव चार्ज है, यहाँ भी नेगेटिव चार्ज है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। इस पूरे नेगेटिव चार्ज का जो इफेक्ट होगा वो पूरा नेगेटिव चार्ज एक जगह कंसंट्रेट होगा। वो जो पॉइंट है सपोज दैट वो यहाँ है तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज का सेंटर हो गया, अगर वो यहाँ है तो यहाँ नेगेटिव चार्ज का सेंटर हो गया। बट बेटा एटम के अंदर जहां पॉजिटिव चार्ज का सेंटर होता है उसी के ऊपर लीनियरली ऊपर जस्ट क्या होता है, नेगेटिव चार्ज का सेंटर होता है। यानी यहीं पे नेगेटिव चार्ज का भी सेंटर होता है, दोनों एक दूसरे के ऊपर लाइज करते हैं। जहां पॉजिटिव चार्ज का सेंटर है बेटा वहीं पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज का सेंटर होता है। तो इसीलिए आपका जो एटम है उस एटम का डाइपोल मोमेंट विदाउट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका डाइपोल मोमेंट कितना होता है, 0, क्योंकि उसके दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के सेंटर एक ही जगह पर क्या करते हैं, लाइज करते हैं। अब कुछ मैटर्स ऐसे होता है, हम इस बात को समझेंगे। ये मैंने आपको समझाया है कि जैसे मास एक जगह सेंटर में होता है, एक जगह कंसंट्रेट होता है, हम उसको सेंटर ऑफ मास कहते हैं। ऐसे ही ऑब्जेक्ट जो चार्ज बॉडी है उसका चार्ज भी एक बिंदु पर, एक पॉइंट पर कंसंट्रेट होता है तो हम उसको सेंटर ऑफ चार्ज कहते हैं। पॉजिटिव चार्ज जहां कंसंट्रेट होगा दैट इज सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज जहां होगा वहां पे सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज। अब नेचर में हमारे पास दो टाइप के मटेरियल या दो टाइप के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उसी के बेस पर हम डाइपोल के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको डाइपोल की स्पेशली मीनिंग यानी लिख किया है, पढ़ेंगे अपन इसका। द पेयर ऑफ टू चार्जेस, पेयर का मतलब जोड़ा होना चाहिए ऑफ टू चार्जेस। टू चार्जेस का मतलब बेटा कितने चार्जों का, दो चार्जों का। ध्यान देना आप इसको, इस बात को समझना। द पेयर ऑफ टू चार्जेस यानी दो चार्जों का पेयर ऑफ टू चार्जेस। आगे क्या लिखा हुआ है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, यानी वो चार्ज कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए मैग्नीट्यूड में। मतलब अगर एक चार्ज 2 कूलम का है तो दूसरे का मैग्नीट्यूड भी 2 कूलम होना चाहिए। अगर उनमें से चार्ज फर्स्ट 5 कूलम का है तो उनमें चार्ज जो सेकंड है वो भी आपका 5 कूलम का होना चाहिए। आगे देखिए क्या कह रहा है, एंड अपोजिट इन नेचर, ये सबसे मेन बात है। नेचर क्या होता है, हमें पता है चार्ज के दो नेचर होता है, फर्स्ट इज पॉजिटिव चार्ज एंड सेकंड इज नेगेटिव चार्ज। तो चार्ज के नेचर कितने हो गए, दो नेचर हो गए। चार्ज के नेचर कितने हो गए, दो टाइप के। तो यहाँ क्या लिखा है, एंड अपोजिट इन नेचर, यानी पहला चार्ज अगर बेटा आपके पास पॉजिटिव है तो कंफर्म है दूसरा चार्ज बेटा आपके पास कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। अगर पहला चार्ज आपके पास नेगेटिव ले लिया तो दूसरा चार्ज कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। यानी ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें दो चार्ज हो, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल हो बट उनका नेचर अपोजिट हो, प्लेस्ड एट स्मॉल डिस्टेंस। ये बात आप ध्यान देंगे कि ये दोनों दो चार्ज है वो कुछ डिस्टेंस पर रखे हुए होने चाहिए। यानी इनके जैसे एक चार्ज मैंने यहाँ रखा है तो दूसरा जस्ट इसके ऊपर नहीं, इससे थोड़ा सा डिस्प्लेस्ड होना चाहिए। और बेटा ये हर ऑब्जेक्ट का क्लियर होता है कितनी डिस्टेंस पर है, हम इसे फाइनाइट डिस्टेंस भी बोल सकते हैं। ऐसी डिस्टेंस जिसे हम चेंज नहीं कर पा रहे, यानी ये एक फिक्स डिस्टेंस पर दोनों चार्ज रखे होने चाहिए। तो डेफिनेशन दोबारा देखेंगे, पेयर यानी जोड़ा होना चाहिए दो चार्जों का जिनका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, नेचर उनका अपोजिट होना चाहिए और क्या होना चाहिए, प्लस दैट स्मॉल डिस्टेंस, यानी वो एक छोटी से छोटी डिस्टेंस पर सेपरेट होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। यानी वो एक ही जगह पर लाइज नहीं करने चाहिए, दोनों अलग अलग आपको दिखने चाहिए। इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। जैसा मैंने डायग्राम बनाया, मैंने ए पॉइंट लिया, ए पॉइंट के ऊपर मेरे पास एक चार्ज है Q, मैग्नीट्यूड है उसका Q और नेचर है उसका पॉजिटिव। इससे कुछ डिस्टेंस पर मैंने देखा दूसरा चार्ज रखा हुआ है और दूसरा चार्ज क्या है, वही मैग्नीट्यूड Q है और उसका नेचर कैसा है, नेगेटिव। यानी दो चार्ज हो गए, फर्स्ट पॉइंट पर पॉजिटिव Q चार्ज और सेकंड पॉइंट पर नेगेटिव Q चार्ज। मैग्नीट्यूड इक्वल बट चार्ज का नेचर अपोजिट और दोनों एक दूसरे से सेपरेट है। कितनी डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, दैट इज 2d। अब आप कहोगे सर आपने यहाँ स्मॉल डिस्टेंस बोली, यहाँ तो आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो मैं बेटा ये कह रहा हूँ कि d इज वेरी स्मॉलेस्ट क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल 0.1 0.2 तो 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो छोटा हो गया। 2d मैंने इसलिए लगाया कि आगे डेरिवेशन में जब हम पढ़ेंगे तो हमें इस डाइपोल का सेंटर चाहिएगा और सेंटर से डिस्टेंस मेजर करेंगे तो ये डिस्टेंस आधी आधी हमें लेनी पड़ेगी, हाफ। तो डेरिवेशन इजी करने के लिए अगर मैं 2d लूं तो हाफ d लिख सकता हूं, अगर मैं d लिखूंगा तो फिर मेरे को d/2
कोई फर्क नहीं पड़ता। बस वो थोड़े से जो कमजोर बच्चे उनके लिए डेरिवेशन थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है। तो हमने इसका एक तरीका निकाल लिया कि हम डिस्टेंस 2d मान लें, तो जब सेंटर की जरूरत पड़ेगी तो इसकी आधी डिस्टेंस dt लेके हम डेरिवेशन कर लेंगे। तो यहाँ बिल्कुल दिमाग से निकाल दें कि 2d का मतलब ये बहुत बड़ी है, ये बहुत छोटी डिस्टेंस अपन ने मानी है 2 का मल्टीप्लाई करके, तो बहुत छोटी डिस्टेंस पर सेपरेट है, फाइनाइट डिस्टेंस पर फिक्स है ये। और ऐसे कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, हमने स्पष्ट लिखा है दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल, हम इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो बेटा आपको ये समझ में है। अब अपन नेक्स्ट इसमें एक बात देखते हैं, अपन ने यहाँ लिखा है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डाइपोल। एक्चुअली इस टॉपिक को मैं आपको थर्ड चैप्टर में भी पढ़ाऊंगा, बट मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ, क्योंकि डाइपोल जब पढ़ ही रहे हैं तो इसके बारे में भी हम यहाँ पढ़ेंगे कि हमने क्या देखा, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डाइपोल। डाइपोल कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, मैंने नाम लिखा है दोनों का, पोलर डाइपोल और नॉन पोलर डाइपोल। एक को हम क्या बोल रहे हैं, पोलर डाइपोल, और एक को हम क्या बोल रहे हैं, नॉन पोलर डाइपोल। मैं इसको डिटेल से थर्ड चैप्टर में बताऊंगा, थोड़ा सा एग्जांपल्स में केवल बता रहा हूं। पोलर डाइपोल क्या होता है बेटा, मैंने अभी आपको एक बात बताई थी कि सब्सटेंस ऐसे होते हैं, जैसे ये मेरे पास एक सब्सटेंस है, एक चार्ज बॉडी, ये एक सब्सटेंस है, और इस ऑब्जेक्ट के पास पॉजिटिव चार्ज है और इसका पॉजिटिव चार्ज यहाँ कंसंट्रेट है, पूरा पॉजिटिव चार्ज। इसके जो नेगेटिव चार्ज है उसका सेंटर यहाँ है। तो अब आप देखें, ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज, यानी इसका जो मॉलिक्यूल्स थे उस मॉलिक्यूल्स में हमने देखा एक मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ, इस ऑब्जेक्ट में बहुत सारे मॉलिक्यूल, हजारों मॉलिक्यूल है, मैं कितने मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ, एक मॉलिक्यूल का पॉजिटिव चार्ज का सेंटर यहाँ है, नेगेटिव चार्ज का सेंटर यहाँ है। अब आप बताओ, दोनों एक दूसरे पर लाइज कर रहे हैं क्या, नहीं कर रहे, यानी दोनों एक दूसरे से सेपरेट डिस्टेंस पर, कुछ दूरी पर हैं। तो ऐसे मैटर्स जिनके मॉलिक्यूल्स का सेंटर ऑफ चार्ज फॉर पॉजिटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ चार्ज फॉर नेगेटिव चार्ज आर सेपरेट टू ईच अदर, एक दूसरे से सेपरेट हो, अलग अलग हो, एक ही जगह पर नहीं हो, लाइज नहीं करते हो, हम उनको बोलते हैं पोलर डाइपोल। ये कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हो सकता है, जैसे H2O और जैसे NH3। H2O में H2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलके अलग अलग चार्ज रखता है, और उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सेपरेट होते हैं, अलग अलग होता है, पॉजिटिव चार्ज का सेंटर अलग होता है, नेगेटिव चार्ज का सेंटर अलग होता है। इसलिए हमने H2O को कौन से डाइपोल के अंदर डाला, पोलर डाइपोल के अंदर डाला। अब आप बोलो कि जैसे इसी के साथ मैं आपको एक बात बता दूं, आप बोलो NaCl भी इसी का एग्जांपल है, हम बात करें NaCl तो वो भी इसी का एग्जांपल है, सोडियम क्लोराइड जो अपने नमक आता है। तो आप बोलो सर मैंने एक टेबल ली और उसके ऊपर नमक को बखेर दिया पूरे, क्या वो इलेक्ट्रिक फील्ड वहां शो करेगा, क्या वो नमक वहां इलेक्ट्रिक फील्ड शो करेगा? क्योंकि अगर डाइपोल है तो डाइपोल जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनाता है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है। तो बेटा मैं आपको बता दूं, नमक आपने बखेरा है ना, तो उसमें एक मॉलिक्यूल नहीं है, बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं। सपोज पहले मॉलिक्यूल में पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव का सेंटर यहाँ है। सपोज दूसरा जो मॉलिक्यूल है वो इस तरीके से है, पॉजिटिव यहाँ, नेगेटिव यहाँ। तीसरा जो मॉलिक्यूल है वो ऐसे है, नेगेटिव पॉजिटिव। चौथा जो मॉलिक्यूल है वो यहाँ है, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब बताओ इसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है, इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर स्ट्रेंथ मेजर करने के लिए हम जो टॉपिक पढ़ेंगे नेक्स्ट आएगा डाइपोल मोमेंट, उसको मैं थोड़ा सा बाद में बताऊंगा, पहले आप समझ लें। इसका डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन अलग डायरेक्शन है, इसकी अलग है, इसकी अलग है, तो सबके कारण जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि ये इरेगुलर मैनर के अंदर बिखरे हुए होता है, किसी की कोई डायरेक्शन है, किसी की कोई डायरेक्शन है, किसी की कोई डायरेक्शन अलग अलग है। तो सब में है डाइपोल, सब में है, नमक का हर मॉलिक्यूल डाइपोल रख रहा है, बट इरेगुलर मैनर में बिखरे हुए हैं। तो टोटल रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड उनके कारण कितना हो गया, 0। अगर मैं इसे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाकर रख दूं, जैसे सपोज है कि यहाँ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैं इन मॉलिक्यूल्स को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाकर रख दूं, तो ये जो सारे मॉलिक्यूल्स थे जिन्होंने डाइपोल बना रखा है वो सारे रेगुलर मैनर में अरेंज हो जाएंगे, यानी सबकी सेम डायरेक्शन हो जाएगी। इस कैसे डायरेक्शन हो जाएगी समझेंगे। जो ये मॉलिक्यूल्स है ये अपना यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये ऐसे अरेंज हो जाएंगे इस तरीके से, इस तरीके से। सब में
जो पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अरेंज हो जाएगा, नेगेटिव उसके अपोजिट आ जाएगा। तो आप देखोगे, अब बताओ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेम डायरेक्शन में, तो इनका जो रेगुलर मैनर है वो अरेंज हो गया। अब इसमें क्या होगा कि इसमें हर की टर्न, जैसे पहला मॉलिक्यूल है इसमें ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज होती है, यानी इसके कारण डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में, तो इसके कारण भी इसी डायरेक्शन में, तो दोनों वेक्टर क्वांटिटी सेम डायरेक्शन में, तो रिजल्टेंट भी इसी डायरेक्शन में। ऐसे दोनों के कारण इधर, दोनों के कारण इधर, तो रिजल्टेंट भी इसी डायरेक्शन में, तो इनका नेट डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होता। इस कारण ये इस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड शो करते हैं जब हम इन्हें एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं। या आप फिर नमक का अकेला एक ही मॉलिक्यूल लो, बिल्कुल वो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड शो करेगा। अगर आपने बहुत सारे मॉलिक्यूल बखेर दिए फिर नहीं करेगा, क्योंकि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स में बिना इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में वो इरेगुलर मैनर में अव्यवस्थित ढंग से फैले होते हैं, तो उनकी वेक्टर क्वांटिटी होने के कारण जो रिजल्टेंट सम है वो कितना हो जाता है, जीरो। इसलिए उनका डायपोल मोमेंट जीरो होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड शो नहीं कर पाते। तो ये किन में होता है, पोलर में। पोलर फिर से समझे, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड हो या ना हो, उनमें पहले से ही पॉजिटिव चार्ज का सेंटर अलग होगा, नेगेटिव चार्ज का सेंटर अलग होगा, दोनों एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर अरेंज होंगे। तो हम ये बात मान लेंगे कि हाँ वो कौन से सब्सटेंस है, वो पोलर मॉलिक्यूल्स में आते हैं, पोलर डायपोल में आते हैं, जैसे एग्जांपल H2O और NH3। अब कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जैसे O2 और N2, ये वो मॉलिक्यूल्स है जिनके अंदर जैसे पॉजिटिव चार्ज का सेंटर यहाँ है तो नेगेटिव चार्ज का सेंटर जस्ट इसके ऊपर लाइज करेगा। ऐसे नहीं है एक तो ये लाइज करना होता, अलग अलग दिख रहे होते, अब आपको एक ही दिखेगा, दोनों एक ही जगह लाइज कर लिए, यानी उनके बीच की कोई डिस्टेंस नहीं होती है बीच में, इसीलिए उनका इलेक्ट्रिक फील्ड की एब्सेंस के अंदर डायपोल मोमेंट कितना होता है, जीरो। कंप्लीट मैटर का, इनका भी कंप्लीट मैटर का जीरो ही होता है, बट अकेले मॉलिक्यूल का होता है। इसमें अकेला मॉलिक्यूल ले लो चाहे पूरा मैटर ले लो, सारे मॉलिक्यूल साथ ले लो, तो हमेशा कितना रहेगा, जीरो, क्योंकि वो बिना इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस के एक ही जगह पर लाइज होता है। पर जब हम इन्हें, जैसे मैंने अभी समझाया, मैं ये ले रहा हूं O2 में ऐसे होते हैं एक ही जगह पर, और जब मैं इसे इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में ले जाकर रखूंगा तो ये ऐसे मैनर हो जाएगा, इसी तरीके से जैसे पहले हुआ, ये पॉजिटिव चार्ज अलग जगह रह जाएगा और नेगेटिव चार्ज अलग जगह चल जाएगा। यानी जब मैं इसे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तब रख रहा हूं तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक ही जगह है, इस तरीके से एक ही जगह लाइक कर रहा है। पर जब मैं इसे इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में रख रहा हूं तो पॉजिटिव निकलकर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में बढ़ जाता है और नेगेटिव उसके अपोजिट रह जाता है, तो ये डायपोल बना देता है। यानी डायपोल इसमें भी बन रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में, विदाउट प्रेजेंस नहीं बन रहा, इसलिए हम इसको क्या नाम दे देते हैं, नॉन पोलर। इनमें क्या हो रहा था, विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड में अकेला मॉलिक्यूल डायपोल बना रहा था और इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में भी डायपोल बना रहा है, इसलिए हम इनको क्या नाम दे देते हैं, पोलर। इनके दो मैंने बेटा एग्जांपल लिख दिए, साथ में आपको ये समझा दिया कि एटम का डायपोल मोमेंट कितना होता है, जीरो। तो ये चीज हम यहाँ पे ध्यान रखें। तो ये था अपना इलेक्ट्रिक डायपोल, मैंने इसको मैं थर्ड चैप्टर में आपको दोबारा से पढ़ा दूंगा, बट ये इलेक्ट्रिक डायपोल था जो अपन ने समझा पूरा। नाउ आई विल स्टडी अबाउट द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। पहले हम इसको समझे कि ये है क्या, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट हम किसे कहते हैं। तो आपको मैं एक बात बता दूं, जो आपने इलेक्ट्रिक डायपोल यहाँ पे लिया है, ये डायपोल, हर डायपोल की स्ट्रेंथ सेम नहीं होती है। सपोज दैट मैं आपको ये बोलूं कि बेटा आपको ये 5 फुट का गड्ढा ये खोदना है, मैंने 5 अलग अलग लड़के पकड़े, तो जरूरी है क्या कि एक उसको 5 मिनट में खोद के दे रहा है तो दूसरा भी 5 मिनट में खोद के दे, इसका मतलब सबकी स्ट्रेंथ क्या है, अलग अलग है। तो बेटा डायपोल्स आपने देखा, ये भी डायपोल है, ये भी डायपोल है, ये भी डायपोल है तो ये भी डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में, पर इन सबकी स्ट्रेंथ अलग अलग है। तो ये स्ट्रेंथ किससे डिटरमाइन की जाती है, तो एक्चुअल डायपोल की डिस्टेंस डिटरमाइन करने के लिए हम एक टॉपिक पढ़ते हैं टॉर्क। बट बेटा ये जो टॉर्क है वो किस पर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है डायपोल मोमेंट पर। यानी हम डायरेक्टली ये कह सकते हैं कि किसी इलेक्ट्रिक डायपोल की स्ट्रेंथ अगर हमें पता करनी है तो पहले हमें किसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। यानी अपन ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ही इलेक्ट्रिक डायपोल की स्ट्रेंथ के बारे में हमें बताता है। ये क्या होता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, हम इसके बारे में अभी पढ़ेंगे। तो आप सबसे पहले ये समझें, आपने इलेक्ट्रिक डायपोल में क्या पढ़ा था, हमने इलेक्ट्रिक डायपोल, देखो मैंने ये समझा रखा है,
हमने इलेक्ट्रिक डायपोल में पढ़ा था पॉइंट ए पर पॉजिटिव चार्ज है, पॉइंट बी पर नेगेटिव चार्ज है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों के बीच की ओवरऑल जो डिस्टेंस है बेटा वो डिस्टेंस कितनी है 2b। इन दोनों को मिलाने वाली जो ये लाइन है जो दोनों को मिला रही है उस लाइन को हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ डायपोल। क्या बोलेंगे बेटा हम उसको? एक्सिस ऑफ डायपोल। और इन दोनों को मिलाने वाली लाइन का जो सेंटर है उस सेंटर से जो ये परपेंडिकुलर लाइन आ रही है, देख लीजिए लाइन, हम इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन। क्या बोलेंगे हम इसको? इक्वेटोरियल लाइन। ये अपन आगे के टॉपिकों में काम भी आएगा, बट अभी हमारा एम क्या है? डायपोल मोमेंट पढ़ना। तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ एनी वन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल एंड द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। समझ में आई क्या मेरी बात कि ये क्या है? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या है? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट देखो मैं लिख रहा हूं इज द प्रोडक्ट ऑफ एनी वन चार्ज ऑफ डायपोल एंड डिस्टेंस between charges of that। ये आपका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट का मतलब समझते हैं? मल्टीप्लाई। इज द प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई करना ऑफ एनी वन चार्जेस, यानी आपका जो डायपोल था उस डायपोल का कोई सा भी एक चार्ज ले लो, दो चार्ज है, पॉजिटिव क्यू चार्ज और नेगेटिव क्यू चार्ज, दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा है? इक्वल है। तो ध्यान देंगे यहाँ पे हमें नेचर साथ नहीं लेना, दोनों का कोई सा भी एक चार्ज लेने का मतलब, क्योंकि दोनों का क्या है? दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, मतलब हम दोनों में से कोई सा भी चार्ज लेंगे। तो पहला 5 कूलम का है तो दूसरा भी कितने का? 5 कूलम का। तो एक चार्ज लेना है, दोनों नहीं लेने। तो कोई भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड जो कि सेम होता है यानी रिजल्ट सेम ही रहेगा। तो हमने कोई भी एक चार्ज का लेना है और साथ में उसको प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई किससे करना है? एंड डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस ऑफ डायपोल, जो चार्जों के बीच की डिस्टेंस थी उसको हम इससे क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस क्वांटिटी को हम ध्यान रखेंगे। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ एनी वन चार्ज ऑफ डायपोल के किसी एक चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस ऑफ डायपोल के दोनों चार्जों के बीच की डिस्टेंस का जो प्रोडक्ट होता है हम उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। और जो बेटा ये इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट यहाँ जो आ रहा है हम इसको समझेंगे अभी आगे। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जो है हम इसको स्मॉल p से नोट करें। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को हम किससे डिनोट करेंगे? स्मॉल p से। और स्मॉल p इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बेटा? क्या लिखा आपने? एनी वन चार्ज, तो बिना नेचर के कोई सा चार्ज ले तो दोनों का मैग्नीट्यूड q है, इनटू उनके बीच की डिस्टेंस। तो डिस्टेंस आपने कितनी ले रखी है? 2b, दैट इज इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। q इनटू 2b। अगर किसी ने यहाँ डिस्टेंस 2a ले लिया तो कोई बात नहीं बेटा 2a लिख देगा, किसी ने केवल d मान ली तो भी फिर वो यहाँ पे d लिख देगा। ये आप पर डिपेंड आप डिस्टेंस क्या मानते हैं। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट p इज इक्वल टू q इनटू di। अब ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है ये वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। और वेक्टर क्वांटिटी है तो बेटा इसकी डायरेक्शन होनी चाहिए, इसकी डायरेक्शन होनी चाहिए। अब इसकी डायरेक्शन क्या आएगी? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या आएगी? इसकी डायरेक्शन आएगी नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। ध्यान रखेंगे, नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। यानी अगर यहाँ निगेटिव चार्ज रखा है और यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये आएगी, दैट इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, नेगेटिव टू पॉजिटिव। जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड की अपन ने क्या पढ़ी थी? पॉजिटिव से बाहर दूर और नेगेटिव तरफ, यानी पॉजिटिव टू नेगेटिव, उसका अपोजिट हो गया। इसकी डायरेक्शन आगे नेगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन होती है, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, यानी वेक्टर क्वांटिटी है। तो इस फॉर्मूले का फिर वेक्टर फॉर्म होनी चाहिए। तो वेक्टर फॉर्म अपन ने क्या लिखी? p वेक्टर लगा दूंगा, चार्ज सही है क्या? ये चार्ज एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, इसका मतलब इसके ऊपर वेक्टर का साइन नहीं लगेगा। तो हम क्या लिखेंगे? वेक्टर p इज इक्वल टू q इनटू 2d वेक्टर।
डी के ऊपर वेक्टर क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पे जो आपका 2d था, 2 एक न्यूमेरिकल डिजिट है, तो उस पर वेक्टर लगाना कोई जरूरी नहीं होता। हमारा मेन काम कौन कर रहा है यहाँ पे? डी। डी क्या है? यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आप चाहो तो पूरा ये, क्योंकि एक ही डिस्टेंस मान रहे हो तो आप वेक्टर लगा सकते हो पूरे पे भी। यहाँ पे 2d क्या है? 2d दोनों चार्जों के बीच का डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि हमें पता है दोनों चार्जों के बीच की स्मॉल डिस्टेंस, सबसे कम डिस्टेंस हम ले रहे हैं। यहाँ पे दोनों स्ट्रेट रखे हुए, एक लाइन में रखे हुए हैं, तो दोनों को जोड़ने वाली लाइन उनके बीच की जो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस होती है, और दो पॉइंटों के बीच में जो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस होती है हम उसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, हम जानते हैं ये बात। तो हम ध्यान देंगे यहाँ पे कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है वो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का काम कर रही है, तो वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो डायपोल मोमेंट जो था उस पर वेक्टर का साइन लगेगा, चार्ज इनटू जो डिस्टेंस जो यहाँ डिस्प्लेसमेंट का काम कर रही है उसके ऊपर भी किसका साइन लगेगा? वेक्टर का साइन लगेगा। तो ये इसकी कौन सी फॉर्म हो गई बेटा? वेक्टर फॉर्म हो गई। अब हम ध्यान देंगे आगे, हम आगे जो पढ़ेंगे डायपोल मोमेंट, मैंने बताया था ये किसी भी डायपोल की स्ट्रेंथ मेजर करवाता है। तो स्ट्रेंथ मेजर करवाता है मतलब इसका क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है। आप इसको मेजर कर सकते हो, और जिसको हम मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं, उसकी यूनिट होती है। तो इसकी यूनिट क्या आएगी? डायपोल मोमेंट की यूनिट क्या आएगी? तो हम देखेंगे क्या लिखा हुआ बेटा यहाँ पे? चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम। कैपिटल सी से नोट करते हैं तो सी लिखेंगे, और उसके साथ क्या लगा हुआ है? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। किससे मेजर करते हैं ऐसा यूनिट में? मीटर से। मीटर को स्मॉल m से नोट करें, तो इसकी यूनिट आ गई cm। cm का चार्ज के लिए कूलम होता है, हमें पता है, और डिस्टेंस के लिए क्या होता है? मीटर होता है। तो इसकी यूनिट आ गई कूलम इनटू मीटर, जिसको हम कैपिटल C स्मॉल m से डिनोट करें। अब बेटा cm आप सेंटीमीटर ना समझे, सेंटीमीटर में सिंबल जो cm का होता है वो स्मॉल c आता है। यहाँ पे कूलम इनटू मीटर है, ये ध्यान देंगे आप। और अब आगे की बात करते हैं, ये कूलम इनटू मीटर यहाँ पे डायपोल मोमेंट की यूनिट आ गई। यूनिट आ गई तो बेटा इसकी डायमेंशन भी होनी चाहिए। तो डायपोल मोमेंट की जो डायमेंशन है वो क्या है? तो यहाँ पे पता है डायपोल मोमेंट की डायमेंशन लिखनी है, तो क्यों आ रहा है चार्ज? तो चार्ज की डायमेंशन, यानी मैं क्या लिखूंगा देखना यहाँ पे, समझाने के लिए लिख रहा हूँ, डायमेंशन ऑफ चार्ज, और साथ में किसकी? डी का मतलब डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, दोनों की डायरेक्शन सेम होती है। डायमेंशन ऑफ डिस्टेंस। अब चार्ज की डायमेंशन हमें पता है, अपन ने पढ़ा है, चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम की जगह होता है, कूलम बराबर होता है एम्पियर इनटू सेकंड। तो हमारे पास चार्ज की डायमेंशन में एम्पियर और सेकंड आ रहा है, तो सेकंड के लिए P1 और एम्पियर के लिए साथ में डायमेंशन ऑफ डिस्टेंस मीटर, यानी इसमें कितना आता है? L1, तो साथ में कितना लग गया? L1 डिस्टेंस पे मीटर आता है, उसका सिंबल डायमेंशन में L होता है, तो L1 या चार्ज में एम्पियर इनटू सेकंड टाइम का है, तो टाइम का सिंबल T होता है, तो T1 और एम्पियर का ही होता है। यानी इसकी डायमेंशन बन गई m, मास आया ही नहीं है, तो m0 L1 T1 A1, दैट इज डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। ये इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायमेंशन है, और ये इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का यूनिट है। ये इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए फॉर्मूला है, और बेटा ये इसकी वेक्टर फॉर्म है। डायरेक्शन बेटा मैंने अभी आपको बताई थी कि इसकी डायरेक्शन होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन। डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, नेगेटिव से स्टार्ट होना और पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाना, ये इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है। अब इस डायपोल मोमेंट का आप एक और भी यूनिट पढ़ेंगे जिसको अपन बोलते हैं डिबाई, वो आप केमिस्ट्री में यूज लेते हैं, उसको याद रख लें। आधा यूनिट इसके डिबाई होती है, आपने फिजिक्स में ये ज्यादा काम में नहीं आएगा। तो इस टाइप से अपने ये बेटा बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक कंप्लीट हुआ जो इलेक्ट्रिक डायपोल का है, जिसमें अपन ने डायपोल के टाइप्स पढ़े, और डायपोल मोमेंट जो डायपोल था उसकी स्ट्रेंथ अपने को मेजर करके दे। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट अपने जो टॉपिक आएगा, दो डेरिवेशन आएंगी, काफी बड़ी बड़ी डेरिवेशन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो दोनों अपन यहाँ से स्टार्ट करें।